की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम हिम्मत और समर्पण रखें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें केवल घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए न केवल स्वयं को शिक्षित किया बल्कि दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाया और उनके सपनों को आकार दिया। सावित्रीबाई ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय तब लिखा जब उन्होंने 1848 में पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। यह कार्य उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपना वक्तव्य रखने के लिए बुलाया। आप बाकी लोग मतलब माता सावित्रीबाई बोले बहुत अच्छे से बोलेंगे और उनके कार्यों पर। मैं महिला सशक्तिकरण की जो बात करने वाला हूँ वो वर्तमान शिक्षा को में और मतलब कि किस तरह से वर्तमान शिक्षा के अंदर और शिक्षा की क्या भूमिका है महिला सशक्तिकरण के अंदर के को बढ़ाने में, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। शिक्षा मतलब वो विषय है जिसके बिना महिला सशक्तिकरण असंभव है, जिसे ही लेकर माता सावित्रीबाई फुले ने अपने वक्त में कार्य किया और उन महिलाओं के लिए, चाहे वो शूद्र महिलाएं हों, चाहे वो अपर कास्ट की महिलाएं हों, जो तमाम महिलाएं थी उस वक्त, उन सब के लिए एक आवाज बुलंद की और उन सब का शिक्षा में एक बेहतर योगदान हो, शिक्षा वो ले सके, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जो लड़ाई आज भी जारी है समाज के अंदर, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कॉलेजों में, स्कूल्स में और खास तौर पे हायर एजुकेशन के अंदर आज भी महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों के मुकाबले काफी कम है, और खास तौर पे बहुजन समाज से आने वाली महिलाओं का। अगर आप कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ पुरुष साथी मिल जाएंगे, छात्र मिल जाएंगे बहुजन समाज से, खासतौर दलित समाज से या फिर आदिवासी समुदाय से, परंतु आपको महिलाएं बहुत कम मिलेंगी। तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण जब संभव हो पाएगा जब महिलाओं के अंदर उन तमाम ग्रुप का शिक्षा के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक समान भूमिका होगी, एक समान तरीके से पहुंच हो पाएगी। और ये संभव केवल एक तरीके से है जब शिक्षा और सस्ती हो, उन तक शिक्षा का उन तक और अच्छे से पहुंच हो, जो केवल तब संभव है जब उनके लिए अलग से कॉलेज संस्थानों का निर्माण किया जाए, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए और ग्राउंड मतलब कि स्कूली शिक्षाओं पे सरकार बेहतर तरीके से ध्यान दे। हम एक चीज और देखते हैं कि हमेशा अपने विश्वविद्यालयों के अंदर कि लगातार जो गरीब घर से आने वाले जो दलित समुदाय के छात्र हैं उनको एक तरह का कास्टिज्म फेस करना पड़ता है। एक तरह की महिलाओं को वहां भी लैंगिक असमानता फेस करनी पड़ती है, जो एक तरह से हमेशा उनको इन शिक्षा संस्थानों से दूर कर दिया करता है। और एक बड़ी बाधक है, ये बहुत बड़ा बाधक है कि वे लोग शिक्षा व्यवस्था के अंदर अपने आप को लंबे समय तक नहीं टिका पाते हैं। तो तमाम जो कोशिशें हो रही हैं शिक्षा को लेकर और समाज में इसको बेहतर करने के लिए, तो ये तमाम चीजें जब संभव हो पाएंगी जब हम वास्तव में इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम विषयों पर अच्छे से पॉलिसी लेवल पे इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर बदलाव को संभव बना पाएंगे। एक ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज समाज के अंदर हमारा समुदाय सबसे ज्यादा धार्मिक और जातीय उत्पाद में फंसा हुआ है, जिससे हमारे समुदाय को निकालने की बहुत जरूरत है। आज हम देखते हैं कि तमाम जातीय समुदाय जो आज शीर्ष पर हैं, उनका कोई भी बच्चा ना ही धार्मिक उन्मादों का हिस्सा है, ना ही जातीय उन्मादों का हिस्सा है। केवल वो लोग इसका हिस्सा हैं जो हमारे बहुजन समाज से आते हैं, और बाकायदा उनको एक प्लानिंग के तहत, ताकि वो और पिछड़े रहें, वो कभी अपनी बात, अपना हक ना मांगे, इस कारण उनको वहां पर रखा गया है। तो हमारा आगे कार्य होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, जो मेरा भी कार्य रहा है अपने कॉलेज के अंदर, कि बहुजन समाज के छात्र हैं उनको पॉलिटिकली और एक्टिव करना, उनको समाज में और मुख्य दबाव उठाने के लिए तैयार करना, और उस तरह के छात्रों को कोचिंग देकर सीयूटी के जरिए अपने कॉलेज में दाखिला दिलवाना। तो हमारा कार्य होना चाहिए कि हम अपने समाज के छात्रों को और खासतौर पर महिलाओं को इन धार्मिक उन्मादों, इन पाखंडों से दूर रखकर शिक्षा व्यवस्था की ओर मोड़ें
और एक समतामूलक समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा क्योंकि समय की कमी हो सकती है, इसीलिए धन्यवाद आप सभी को। कॉलेज के अंदर एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाने के लिए और बाबा साहेब विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता हूँ। और जो तमाम जो पिछले वक्त जो छात्र आते हैं, जो फीस भरने में भी सहमत नहीं होते हैं, जो हमारा संगठन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो लगातार हर वर्ष कम से कम 20 से 25 छात्रों का फीस भरता है ताकि वे लोग अपने कॉलेज के अंदर और जिस भी कॉलेज में वो हैं अच्छे से पढ़ाई कर सके। और हम ये भी प्रयास करते हैं कि उनको किसी तरह का कास्ट ना फेस करना पड़े और वे अपने आप को बाकी छात्रों की तरह ही कॉलेज के अंदर एक अच्छे माहौल में पनपने दें और एक अच्छा अपना सामाजिक विकास कर सकें। जय माता सावित्रीबाई फुले। आज हम एक ऐसी महान व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। मैं बात कर रही हूँ सावित्रीबाई फुले जी की, जो न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि समाज में समानता, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के लिए नींव रखने की पहली सशक्त महिला थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी आज ही के दिन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम हिम्मत और समर्पण रखें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें केवल घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए न केवल स्वयं को शिक्षित किया, बल्कि दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाया और उनके सपनों को आकार दिया। सावित्रीबाई ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय तब लिखा जब उन्होंने 1848 में पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। यह कार्य उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने न केवल लड़कियों बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना। उनका मानना था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, जाति भेदभाव और विधवाओं के शोषण के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सावित्रीबाई केवल शिक्षिका नहीं थी, बल्कि एक समाज सुधारक, लेखिका और कवित्री भी थी। उनके द्वारा लिखी गई कविताएं और लेख हमें आज भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। 1897 में 1897 में जब प्लेग महामारी फैली, तब सावित्रीबाई जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना रोगियों की सेवा की। दुर्भाग्य से इसी सेवा कार्य के दौरान वे खुद इस महामारी का शिकार हो गईं। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर हमें उनके आदर्शों को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों और महिलाओं को समान अवसर और अधिकार देने की आवश्यकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा और समानता के माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण करें। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन में हमें यह सिखाया कि परिवर्तन के लिए पहला कदम उठाने का साहस करना पड़ता है। उन्होंने हमें दिखाया कि शिक्षा केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा हथियार है। आइए उनके जन्मदिन पर हम यह प्रण लें कि हम महिलाओं की शिक्षा, समानता, सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।